ओके हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे और उसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लास 11 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई नीट फिजिक्स का अगर क्वेश्चन देने वाला है और कोई भी एग्जाम जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि डायमेंशंस हो गया, है ना, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इसके आगे और भी बहुत सारे वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट ये सब आएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, सब जगह आता है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये टॉपिक चूज किया, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग m लेते हैं, जो कैपिटल M है, दैट इज फॉर मास। ठीक है, फिर जो L है दैट इज फॉर लेंथ, और T जो है दैट इज फॉर टाइम। इसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे एम्पेयर लेना पड़ता है करंट के लिए, A वो बाद में आएगा, ये बेसिक है, पहले इसको तो आना ही चाहिए। ठीक है, इससे भी पहले हमें क्या आना चाहिए, जो हमने 8th 9th 10th में पढ़ा है, जैसे कि फॉर्मूला। अगर कोई बोले कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये नहीं पता है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। बट ये एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको 9th का भी नहीं आता या 8th का भी नहीं आता है ना, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर नहीं भी आता है तो। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m इनटू a से। सपोज तो हमें इससे कंपेयर करते रहना है। ठीक है, जैसे मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। ना मुझे पता है कि मास का मतलब यहाँ पर m है, इसको मैंने डायरेक्ट m लिख दिया। ये बड़ा वाला m जो दिख रहा है, ये देखो, ये बड़ा वाला m, ये मैंने यहाँ पे m की जगह लिख दिया। एक्सेलरेशन है इसके बाद। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक्सेलरेशन तो पढ़ा ही होगा। ना वेलोसिटी मेरा यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, टाइम लिखा हुआ है। टाइम है ना ऊपर, ये टाइम है किसके लिए? टी के लिए। तो हमने टाइम को टी से डिनोट कर दिया और मास की जगह बड़ा m लिख दिया। नाउ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में फिर से एक टी आ गया, तो उसको हमने टी लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या? एक तरह का डिस्टेंस, दैट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, मीटर में लिखते हैं इसे नॉर्मली। तो ये एल आ गया। तो ऐसे हमें देख के कंपेयर करके डायमेंशंस लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने m लिख दिया, फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, टाइम नीचे था उसको मैंने नीचे ले लिया, तो t इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, ऊपर m इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया l। तो ml t टू द पावर -2, ये आ गया हमारा डायमेंशन। कितने लोग इसको मगअप करते हैं, जबकि 1 सेकंड का काम है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा वो। नाउ एक क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट को दिया, उसकी हैंडराइटिंग है ये। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला पहले तो क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया में बोलते हैं लोग। ठीक है, तो अगर फोर्स का आता है डायमेंशन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं रटा है तो उसको वहीं पे निकाल भी सकते हैं। तो ये उसने किया था, शायद गलत हो गया था, तो मैंने यहाँ पे किया। तो जैसे फोर्स बाय एरिया है, तो फोर्स इक्वल टू हमने लिखा था m इंटू ए। एम इंटू ए की जगह वेलोसिटी बाय टाइम हो गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय एरिया। डिवाइडेड बाय एरिया नीचे लिखो या फिर डिवाइडेड बाय एरिया, मैंने ऐसे उसको करके बताया क्योंकि इससे मिस्टेक्स कम होते हैं। तो डिवाइडेड बाय एरिया मींस क्या? जैसे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मींस क्या? लेंथ इंटू लेंथ। साइड तो हमेशा लेंथ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने l इंटू एल लिख दिया, क्योंकि हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है एरिया। चाहे वो सर्कल हो, वो बोला सर्कल होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे। सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, सबका आंसर हमारा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आता है ना। मींस मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर, यानी l इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर। तो यहाँ l इंटू एल लिख दिया मैंने। अब ये डिवाइड को इंटू करके हम इसको इनवर्स कर सकते हैं, 1 बाय l इंटू एल। मैं बिल्कुल सिंपल में बताऊं ताकि सभी लोग कर सकें, जिसको बिल्कुल नहीं पता वो भी कर पाए। ना जो जो l ऊपर नीचे है वो कैंसिल हो गया, जो बचिया हमने यहाँ पे लिख लिया। तो m है, l नीचे था एक बचा हुआ, तो अब ऊपर आ गया, तो l का पावर -1 हो गया। t भी नीचे 2 थे, तो t स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर आ गया t का पावर -2 हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। ऐसी मैंने छोटे से बहुत एग्जांपल से बताया था मैं ऐसे, जैसे वॉल्यूम है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया ना मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, वैसे मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? एल क्यूब। ऐसी डेंसिटी क्या होता है? तो मास बाय वॉल्यूम, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो डेंसिटी अगर मास बाय वॉल्यूम है तो उसको हम लोग केजी, और बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था, तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक बार एक चीज जो गलती करते हैं लोग, कभी कभी मास को मीटर समझ लेते हैं और लेंथ लिख देते हैं एल। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चों में देखता हूँ, तो यही चीज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नाउ p दैट इज मोमेंटम, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की जगह बड़ा m हो गया, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को l बाय टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है, यूनिट नहीं। और ml t का पावर -1 हो गया। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे मैं बोला, पॉज कर दो, खुद से करके देखो, फिर देखो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। प्रेशर क्या होता है मैंने बता ही दिया, मैंने रिवीजन करवाया होगा। ओके, नाउ और क्या क्या बचा है? वर्क, वर्क क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। तो याद रखना है, S को स्पीड नहीं समझ लेना है, तो यही सब चीजें लोग गलती करते हैं। तो W इज इक्वल टू अगर F इंटू S पता है तो उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे, है ना। तो ये तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, एनर्जी आए, चाहे वर्क आए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी आए, चाहे काइनेटिक एनर्जी आए, डायमेंशनल अगर हम एनालिसिस करें तो सभी का डायमेंशन एक ही आएगा। इसलिए अगर आपको डाउट है तो अगर कोई भी पूछता है एनर्जी या वर्क, सबका आंसर एक ही है, ठीक है। इसे मैंने उसको ऐसे लिखवाया था कि एवरीथिंग इज सेम। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। देखो इसमें क्या आया, ml2t-2, यहां पर भी सेम आया ml2t-2। ऐसे आप वर्क का करोगे तो क्या आया, ml2t-2, सबका एक ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ये पहले पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो हम कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम है, तो वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब फोर्स की जगह क्या लिख दिया हमने, फोर्स की जगह m इंटू ए होता है, मास इंटू ए इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर L बाई टी स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, और बाय टाइम t, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। थ्रस्ट अगर आ गया तो थ्रस्ट इज एज गुड एज फोर्स, देखो मैंने यहाँ लिखा है थ्रस्ट इज एज गुड एज फोर्स, थ्रस्ट इज एज गुड एज टेंशन। कोई टेंशन का डायमेंशन पूछे, फोर्स का पूछे या थ्रस्ट का पूछे, सभी का आंसर एक ही आएगा। नाउ वेवलेंथ, तो उसने बोला वेवलेंथ का भी, वो बोल रहा था क्या कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ में तो पहले ही वर्ड लगा हुआ है लेंथ, तो एक तरह का लेंथ है, वो लेंथ है तो क्या लिखेंगे, L, मीटर सेंटीमीटर ऐसे आएगा ना, तो इसलिए मैंने L लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, और 1/t मतलब क्या हो गया, t का पावर -1, बस इसका आंसर आ गया। कितने लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, m0 L0 t टू द पावर -1, क्योंकि m टू द पावर 0 और L का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है एक्चुअली, ठीक है। ओके, नाउ कम्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ाई होगा, जैसे अगर a वेक्टर ऐसे है और b वेक्टर ऐसे है, तो यहां से आप ऐसे जाओ अपने स्कूल, मान लो स्कूल P पॉइंट पे, और या फिर a से यहां से डायरेक्ट Q से चले जाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो a प्लस बी है ये एक तरह से, है ना, ये दोनों के बराबर ये है वेक्टर के फॉर्म में, है ना। डिस्टेंस तो अलग अलग हो जाएंगे, बट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो दिस इज एज गुड एज, हम ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, बात एक ही है ना। तो ये है ट्रायंगल लॉ। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आर, दैट इज द रिजल्टेंट, है ना। हमेशा आता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी एट एन एंगल ऑफ थीटा। मान लो ये ए और बी थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये थीटा तो किस फॉर्मूला में आ गया, है ना, इसमें क्या आ गया, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये ए है और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह यूज होगा, शायद मैंने एग्जांपल्स भी कुछ इसके कराए होंगे। ओके, डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कुछ चीजें याद रखनी है। आई जे के एक्चुअली है क्या, तो आई जे के का मतलब क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया 2i प्लस 3j, मतलब एक्स एक्सिस पे, मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कोई एक्सिस, दूसरे कलर से बना देता हूँ। जैसे यहाँ एक एक्सिस है, ये x है, ये y है, और एक z एक्सिस भी बना लो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 3i माइनस 2j प्लस k, तो मतलब i वाले में मुझे लेना पड़ेगा 3, यानी ये है x वाला, i मतलब x, y मतलब y वाला में मतलब j, और k रिलेटेड है z से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम y और इसमें लिख देंगे z, तो यानी 3i मतलब i डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, यानी x एक्सिस पे 3 पे लेना है, ठीक है, ये है पॉइंट, ठीक है। और फिर -2j यानी y वाला, तो इसमें हो जाएगा -2 कहीं यहाँ आएगा ना, ये वाला, प्लस k यानी k z वाले पे आएगा, और प्लस के मतलब प्लस 1k, यानी यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा बताता है डायरेक्शन, कि कोई भी अगर मान लो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेक्टर का जरूरत पड़ता है ना, स्केलर क्वांटिटी से केवल नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे आई डॉट आई, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट समझ लो कि कॉस से रिलेटेड है, कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, ठीक है। तो आई डॉट आई मींस क्या हम लिख सकते हैं, आई आई और कॉस थीटा। कॉस मतलब क्या, देखो आई और आई में कितने का थीटा कितना है 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, है ना, तो ये याद रखना है। तो इसीलिए आई आई की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली जे जे के इन सबका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, तो ये याद रखना है, आपको आगे काम आएगा। ना इसको मैंने एग्जांपल भी कराया, एक डॉट प्रोडक्ट करना था हमें, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये देखो, जब हम पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पता ही होगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाहर निकालते हैं, तो आई डॉट आई आता है एक जगह, आई डॉट आई आएगा तो उसके हम 1 लिख देते हैं।
जहां पे भी आई क्रॉस जे आई क्रॉस के आए वहां पे जीरो लिखेंगे, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई और जे के बीच में कितना 90 डिग्री का है, तो cos 90 कितना होता है, जीरो। तो अगर वो cos 90 जीरो है तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसलिए उनकी जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये देखो यहाँ अंडरलाइन है, ठीक है, मैं डबल कर देता हूँ, तो ये सारे वैल्यू जीरो जाएंगे, तो इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें मैंने बोला साइन आता है, हमने भी कॉस वाला पढ़ा, अब है साइन थीटा। जैसे आई क्रॉस जे, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 91। तो आई क्रॉस जे जो है दैट इज इक्वल टू के, साइक्लिक चलता है, आई जे के, देखो जे क्रॉस के लिखा मैंने, तो आई के क्रॉस आई है तो जे, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है, जैसे आई के जे, ये साइक्लिक नहीं चल रहा है, जब भी नहीं चल रहा है तो हमारा एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है, बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका क्यों लगा ये हमें बाद में बताऊंगा। जे क्रॉस आई तो क्यों हो गया, तो ये बहुत सिंपल है, अगर सेम है, जैसे कि आई क्रॉस सेम, हाँ ये रहा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, तो इसमें क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, नहीं सॉरी सेम है तो साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया जीरो। तो बस इतने लॉजिक से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर मेरा जीरो आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है कि नहीं, या साइन चेंज हो रहा है। तो इन सबको अगर आप याद रखोगे, दीज आर द बेसिक्स, इसके बाद ही हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन, इसीलिए समझने के लिए मैथमेटिकली ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो थ्योरेटिकल आपको बहुत कम मार्क्स के आएंगे और वो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। नाउ दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यूनिट्स, एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखो मैं थीटा मिल गया, ए और बी की वैल्यू मिल गई, बस आर में डाल देना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो मैंने बताया था। और डायरेक्शन पता करना है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कितने लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं डायरेक्शन कैसे निकालें, तो उसका भी फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा को ऐसे रहने देना है, थीटा में पता है वो यहाँ डाल देंगे, a और b की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे, तो मान लो √3/2 आता है, अब इसका हमें कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे अल्फा जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ √3/2। कितनी जगह टेबल्स देते हैं उसमें वैल्यूज लिखा रहता है, वो उसमें आप यूज कर सकते हो, नहीं दिया है तो इतना भी आप लिख के छोड़ दोगे तो आपका काम हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। Now find the vector product of two vectors if they are parallel to each other, ठीक है, and also if they are एंटी पैरेलल। देखो एक बार पैरेलल है, देखो मैंने फिगर में दिखाया ए और बी दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, एक है एंटी पैरेलल, यानी देखो ए राइट जा रहा है तो बी लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो दे आर एंटी पैरेलल। तो दोनों कंडीशन में कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर है, साइन थीटा में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का एंगल कितना है आपस में, 0 डिग्री, एक दूसरे पे मान लो ओवरलैप कर रहे हैं तभी पैरेलल माना जाएगा। अगर 0 डिग्री है तो ए बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो इसका आंसर सीधा 0 आ गया, ए और बी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन आ सकता है डज द वैल्यू डिपेंड ऑन ए एंड बी, नो, ए एंड बी पे कोई डिपेंड नहीं करना है। नाउ इस केस में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, देखो इसमें कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ये वाला 180 डिग्री, which can also be written as sin of 90 plus 90, ये वाला पता नहीं पढ़ा है कि नहीं आपने, कि कब साइन, जैसे साइन 90 plus 90 को cos 90 लिख सकते हैं, 90 में cos हो जाता है। नाउ साइन 90 plus 90 क्वाड्रेंट वाला एक मेथड है ना, इस क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव में, तो इसमें सोचना है साइन का लेना है, इसमें 0 है तो इसमें मैटर नहीं करेगा, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही हो, इसलिए फॉर्मूला और रूल्स पता होने चाहिए। ओके, कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें बनाऊंगा पक्का। Now, if A and B are two mutually perpendicular, mutually perpendicular मैंने फिगर बनाया है, ये दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए बना दिया समझ में आ जाए। mutually perpendicular मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे mutually perpendicular है, एक ऐसे है तो दूसरा उस पर perpendicular खड़ा है, तो mutually perpendicular तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे A डॉट B, तो A B cos थीटा मतलब cos 90 0, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। सिमिलरली अगर क्रॉस निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो sin 90 which is 1, तो A B हो गया इसका आंसर, ठीक है, तो उसके जो वैल्यूज दिए वापस में डायरेक्ट डाल सकते हो। कैलकुलेट द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन जो आप देख सकते हो, और इसी में एक क्रॉस प्रोडक्ट का अलग मेथड भी है, वो आगे आएगा, डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पाओगे, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा। तो इसको एक बार फिगर में आप देख सकते हो, जैसे ए डॉट बी है, तो इनको हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे 3i डॉट 6j लिखा है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, और i डॉट j है, तो ये हमारा i डॉट क्या हो जाता है, cos 90 अगर है तो cos 90 कितना होता है 0, इसलिए इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसलिए मैंने वहां पे अंडरलाइन कर दिया है। ऐसे ही एक और j और i है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और जहां j है ना, j डॉट j, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसको हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ -6 एक आ गया, और एक जगह -24 -30। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो गया,
3i पहले ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर जिनकी वैल्यू 0 आएगी उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ऐसे i क्रॉस i क्या हो जाएगा, तो इसमें साइन आएगा और साइन ऑफ 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसे ही जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो 0 है, जहां अंडरलाइन नहीं किया है तो उसकी वैल्यू आप डाल सकते हो। ओके, नाउ i क्रॉस j है, i क्रॉस j मैंने बताया था k होता है, साइक्लिक चल रहा है ना, अगर j i ऐसे आता तो माइनस k हो जाता, ठीक है, तो वो हमने वैल्यू डाल के यहाँ पे निकाल लिया है, 10k आया। तो कोई डाउट होगा तो अच्छे से समझो, इस ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। चेक दैट द इक्वेशन, ये मैंने नहीं किया है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां मैं लिख देता हूं व्हाइट से, ओके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है। डायमेंशनली मतलब वही MLT वाला, ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट मतलब इधर पे जो डायमेंशंस आएंगे वही डायमेंशंस इधर भी आना चाहिए और वही डायमेंशन इसका भी आना चाहिए, ठीक है। तो s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसका हो जाएगा l, मैं अलग कलर से कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा l। नाउ u इंटू टी, u क्या है, वेलोसिटी विच इज इन मीटर पर सेकेंड, और इंटू ये क्या है, t टाइम, ये सेकंड भी टाइम है और ये भी टाइम है, ये कट गया तो इक्वल टू हो गया m यानी मीटर विच इज इक्वल टू l, ठीक है। ओके, नाउ at स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, इक्वल टू हो गया मीटर विच इज इक्वल टू l, तो यहाँ भी l, यहाँ भी l और यहाँ भी l, तो यानी कि सारे डायमेंशंस जो हैं l ही हैं, इसीलिए दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये सब आपको इस ढंग से करना है, मैं हर टाइप का कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यही क्वेश्चन केवल करना है, इसके अलावा जितने प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो सब आपको करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली कैसे करना है। Okay, find the dimension of g using फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले पता होना चाहिए, नहीं तो मान लो क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं दिया तो क्या करोगे। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी दो बॉडीज सपोज दे आर ऑफ मास m1 एंड m2, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किस फोर्स से, तो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऊपर में m1 m2 आ गया, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नीचे होना चाहिए आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 बाय आर स्क्वायर हो गया। एंड जी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा जी, एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू निकाला गया है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो पहले तो अगर बड़ा जी का मुझे वैल्यू निकालना है तो पहले बड़ा जी एक साइड होना चाहिए, तो इसको मैंने जी को यहीं छोड़ के आर स्क्वायर को इधर ले आया, तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, m1 m2 नीचे आ गया, यानी कि g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। f का डायमेंशन आना चाहिए निकालना, आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, r क्या है, डिस्टेंस, देखो मैंने डिनोट किया है m1 m2 के बीच में r, तो डिस्टेंस जो है वो किस में होता है, जैसे मीटर हो गया, यानी कि इट इज द काइंड ऑफ लेंथ यानी l, तो r स्क्वायर है तो l स्क्वायर, ठीक है। ओके, मैंने F इज इक्वल टू m इंटू ए लिखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे में भी देखो m1 की जगह एक मास लिखा है, तो एक मास तो कैंसिल हो जाएगा, एक मास बच गया। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी l, और नीचे t स्क्वायर हो गया, है ना, यहाँ दिख रहा होगा l एंड t स्क्वायर, इस वाले में देखो, ठीक है। नाउ r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, मैंने समझाने के लिए मीटर स्क्वायर लिख दिया है। तो इसी में आप अगर कैंसिल करना चाहो तो यहाँ पे देखो कुछ भी कैंसिल अब नहीं हो रहा है, ऊपर में हो गया मास इंटू मास। नाउ m टू द पावर -1 l का हो जाएगा क्यूब, क्योंकि l है और l स्क्वायर है, और t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, आरव इज पुशिंग अ टेबल इन अ सर्टेन डायरेक्शन with a force of 10 Newton, at the same time Tejas is pushing the table with a force of 8 Newton, है ना, दोनों अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, in a direction making an angle of 60 डिग्री। इतनी कहानी नहीं पढ़नी, बस ये समझ लो कि दो हमें फोर्स दिए हुए हैं F1 और F2, और उसके बीच का एंगल दिया है ना, cos थीटा जो हम लिखते हैं, एंड पुशिंग, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज r इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, है ना। तो यहाँ हमारा मैंने निकाला नहीं, आप निकाल सकते हो, रूट अंडर 244 के अप्रॉक्स आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना कम से कम आना ही चाहिए, 15 का स्क्वायर जैसे 225 होता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए, उससे ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ 244 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 15.84 आ गया। नॉर्मली लोग ऐसा देते हैं जो एक्चुअली आ जाए सीधे सीधे, और नहीं भी आ रहा तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन कर दोगे तो बेटर है। नाउ डायरेक्शन निकालना है, तो उसमें tan अल्फा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, b sin थीटा बाई a प्लस b निकाल सकते हो, या फिर f2 sin थीटा, b की जगह यहाँ f2 हो गया,
साइन थीटा, और देखो tan का क्या होता है साइन बाई कॉस, तो ऊपर साइन आना चाहिए नीचे कॉस आना चाहिए, तो इससे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखोगे तभी इसको रिप्लेस कर पाओगे, ठीक है। ओके नाउ कम्स, हाँ ग्राफ, ग्राफ वाले थोड़ा मजा आना चाहिए, कितने लोग से डरते हैं। जैसे हमें ग्राफिकली दिखाना है, अगर हमें ए वेक्टर का वैल्यू दिया है 3i-4, जिसका मतलब क्या, आई में मैग्नीट्यूड है 3, आई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में अगर 0 से हम जाएं 3 तक, तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया इधर, ठीक है, ये वाला, एंड -4j, तो j वाला कौन सा, -4, तो ये वाला पॉइंट है ना, सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मैंने इसी से दिखाया। तो ऐसे अगर हम एक लाइन खींचे ऐसे और इसे खींचे तो ये पॉइंट मिल रहा है, और ये ओ क्या, ओरिजिन जहां से रेफरेंस लिया जाता है, तो ओ से हमें बस उस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, तो वो वेक्टर हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखो ए बार, ऊपर में एरो लगा दिया है, ये है ए और ऊपर में एक एरो, यानी कि ये ए वेक्टर हो गया। इसी ढंग से बी वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर में क्या दिखाया है हमारा, तो -2i और +6, -2i और +6j, देखो -2 तो यहां से यहां चला गया ये वाला पॉइंट, और 6j यानी ये वाला y एक्सिस पे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और यहाँ ओरिजिन से इनको लाइन खींच दिया, बस ये रेफरेंस हमारा बन गया, दैट इज बी वेक्टर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो बी वेक्टर वाला मैं थोड़ा सा एरो बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी डाटा, और उसमें कुछ और क्वेश्चन भी था शायद, सॉरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंगल्स दैट दे मेक, हाँ मैग्नीट्यूड, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √(x² + ay², एक स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस में देखो क्या दिया था 3i, यानी एक्स एक्सिस वाला है, यानी 3 का स्क्वायर, और ए वाई स्क्वायर में क्या हो गया -4 का स्क्वायर कर दिया, 5 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। सिमिलरली बी का भी निकाल सकते हो, tan अल्फा अगर निकालना है तो tan अल्फा मतलब वो एंगल जो कि ए वेक्टर बना रहा है, तो ए वेक्टर जो बना रहा है उसके लिए हम ए वाई बाई ए एक्स लिखेंगे, ठीक है, और जो बी वेक्टर बना रहा है उसके लिए बी वाई बाई बी एक्स लिखेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें tan इनवर्स लगा दो, जैसा हम पहले से करते आए, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये आप कर ही लोगे, मुझे विश्वास है। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4πl/g, ठीक है, इसको भी डायमेंशन बताने हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो टी स्क्वायर में तो लिख ही सकते हैं टी स्क्वायर नॉर्मल, एम एल क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो ml 0, ठीक है। नाउ 4π डायमेंशन लेस है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ l/g है, मींस l ऊपर आ गया, और g इज क्या, एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि L, ठीक है, और ऐसे भी सकता है कंफ्यूजन है तो डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज L इंटू सेकंड स्क्वायर बाय मीटर इक्वल टू L इंटू टी स्क्वायर बाय L, L कैंसल, इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड में भी टी स्क्वायर था और राइट हैंड में भी टी स्क्वायर, यानी कि दे आर डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सेम चीज आपको ऐसे भी आ सकता है, तो ये भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन स्पून फीडिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं सब कुछ नहीं करूंगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज क्या है, हाँ कैलकुलेट द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैंने स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था, अभी आपको वेक्टर मैंने कहा था मैं अलग मेथड से बताऊंगा, ये है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो, मैं बता देता हूँ। आई जे एंड के एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का हमने पहले वैल्यूज लिखा, तो i के नीचे i वाला, देखो इसमें पहला क्या था 5i और ये है 3i, तो 5i और 3i दोनों लिख दिए। ऐसे ही j वाले क्या है -3 और -5, -3 एंड -5, k वाला क्या है, इसमें k है ही नहीं तो मैंने 0 0 लिख दिया है, ठीक है, ताकि आगे हो सकता है कि k वाला आ जाए तो आपको यूजफुल रहेगा। डिटरमिनेंट क्या करते हैं, पहले i लेते हैं, ये वाला जो i है ये ले लिया यहाँ मैंने, इनटू पूरा डिटरमिनेंट जो बच गया, जैसे i वाला जो रो और कॉलम है उनको छोड़ दो, जो बच गया उसको हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख दिया -3 0 -5 0, ऐसे ही फिर -j लिख लो और जो बच गया, तो पहले वाले में i, फिर -j, फिर अगले वाले में प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है अल्टरनेटली, ठीक है, तो -j इंटू जो बच गया वो लिख दिया, प्लस k इंटू जो बच गया वो लिख दिया। नाउ इस डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले जो सबसे पहले शुरू हो रहा है उसके क्रॉस में जो है -3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, और फिर -0 इंटू -5 तो 0 ऐसा रहा तो 0 ही आ गया, लास्ट वाले में थोड़ा समझ में आएगा आपको, k इंटू 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा -25, जो यहाँ लिख दिया, फिर माइनस साइन लगेगा, ठीक है, ये वाला, एंड देन -3 इंटू 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया +9, और पहला वाला -25 था, -25 + 9 कितना हो गया -16, और k बाहर था तो -16, k इज द आंसर। तो यही लास्ट पेज था, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं और मुझे जल्दी खत्म करना है, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे या कमेंट करोगे तो मैं आगे एक्सप्लेन कुछ भी चाहिए होगा तो कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है या लग रहा है आपको कि हाँ मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो फास्ट जाने में इतनी मजबूरी है क्योंकि मुझे जल्दी कवर करना है,
और मैं ऐसे वीडियोस ट्राई करूंगा कि बनाता रहूं, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तुम भी अपनी तरह लेने की कोशिश करो, ये नहीं कि केवल सुन लिया, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। जो भी मैंने बताया है इतना सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, लेकिन इस पे क्वेश्चंस खुद से नहीं करोगे तो फिर ये टोटली इनसफिशिएंट है, आप कितना भी कर लो, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।